हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एवरेज ड्यू डेट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अलग अलग केसेस में एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन सीखनी शुरू की थी और जो लास्ट केस हमने कवर किया था वो था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ इंटर पार्टी ट्रांजेक्शंस। यानी कि जब दो पार्टीज आपस में ही सेल परचेज करती है ना। ए अगर बी को भी सेल करता है और बी अगर ए को भी सेल करता है तो उस केस में हम एवरेज ड्यू डेट कैसे निकालते हैं ये हमने सीखना शुरू किया था। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग इसी केस के ऊपर एक और आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। आप लोग अपने स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 7 खोल लेना। पेज नंबर है 6.95 और इस क्वेश्चन पे आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट मिस्टर खान। मैं स्क्रीन फुल कर देता हूं। मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल अगेंस्ट मिस्टर खान। तो मिस्टर कपूर कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ बीआर और बीपी है अगेंस्ट मिस्टर खान। तो पहली बात तो देखो, आप केस आइडेंटिफाई करोगे। बीआर और बीपी दोनों होने का क्या मतलब है। बीआर का मतलब क्या होता है, बीआर का मतलब यह है कि मिस्टर कपूर को मिस्टर खान से इस बीआर की वजह से कुछ पैसा मिलेगा। सिमिलरली बीपी का मतलब बिल्स पेएबल का मतलब क्या है, मिस्टर कपूर को मिस्टर खान को कुछ पैसा पे करना है। तो एक एसेट भी है और एक लाइबिलिटी भी है एक ही पार्टी के अगेंस्ट। इसका मतलब क्या कि मिस्टर कपूर मिस्टर खान को सेल भी करता होगा और मिस्टर कपूर मिस्टर खान से परचेज भी करता होगा, इसलिए सेम पार्टी के अगेंस्ट मिस्टर कपूर के पास बिल्स रिसीवेबल भी है और बिल्स पेएबल भी है। तो हमारा यानी सबसे पहले केस क्या हो गया, केस नंबर 2 हो गया जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आगे कहता है डिटेल्स ऑफ विच हैड बीन गिवन एज फॉलोस। तो आपको कुछ डिटेल्स दे रखी है। तो बेसिकली बीआर और बीपी दोनों की डिटेल्स आपको दे रखी है, तो ध्यान से देखना। पहले आपको बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेएबल दोनों की डेट्स दे रखी हैं, दोनों के अमाउंट्स बता रखे हैं आपको, और फिर आपको उसका टेन्योर यानी टाइम पीरियड बता रखा है। ठीक है, तो अलग अलग डेट्स पे बिल है, अलग अलग अमाउंट के बिल है और अलग अलग टेन्योर है। नीचे उसने बोला हुआ है गैजेटेड हॉलीडेज इन द इंटरवीनिंग पीरियड। तो कुछ उसने हॉलीडेज की लिस्ट भी बता रखी है, जैसे 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे। तो ये तो वैसे भी हम लोगों को पता ही है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है, बहुत अच्छी बात है। तो इंडिपेंडेंस डे होने का मतलब क्या है, पहली बात ये किस तरह का केस हो गया, ये पब्लिक हॉलीडे का केस हो गया। और पब्लिक हॉलीडे का केस में हम लोग ड्यू डेट क्या लेके चलते हैं, प्रीवियस डेट लेके चलते हैं। प्रीवियस डे, जो भी प्रीवियस वर्किंग डे होता है उसको हम लोग ड्यू डेट लेके चलते हैं। फिर कहता है 24 जुलाई इमरजेंसी हॉलीडे। 24 जुलाई को पड़ गई इमरजेंसी हॉलीडे। इमरजेंसी हॉलीडे, तो अगर हमारी बिल का कोई ड्यू डेट मतलब मेच्योरिटी डेट आफ्टर ग्रेस पीरियड, तो अगर हमारी बिल का मेच्योरिटी डेट कोई इमरजेंसी हॉलीडे पे पड़ जाता है तो उस केस में फिर हमारा ड्यू डेट क्या होता है, उस केस में हमारा ड्यू डेट हो जाता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे और फिर बोलता है 10 सितंबर यानी संडे। 10 सितंबर को संडे है, तो संडे के केस में भी याद रखना है हमको कि अगर हमारी कोई मेच्योरिटी डेट संडे को पड़ जाती है तो उस केस में भी जस्ट लाइक पब्लिक हॉलीडे हम लोग प्रीवियस डे को एक्चुअल ड्यू डेट या एक्चुअल मेच्योरिटी डेट मान के चलते हैं। तो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तो क्वेश्चन में करना क्या है ये तो लिखना वो भूल ही गए, तो हम लोग लिख लेते हैं, कुछ नहीं करना आपको, वही कहीं पे भी एक जगह लिख लेना, कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट। तो हमको एवरेज ड्यू डेट निकालना है इस क्वेश्चन। आइए जी, तो मैं अपनी स्क्रीन पे वापस आ जाता हूं। तो अब आप लोग अपने पास क्वेश्चन खोल लेना और देखते हुए चलना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस केस में जो यहाँ पे इंटर पार्टी ट्रांजेक्शंस होती है, तो उस केस में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी एक सवाल करवाया था, तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले एक या दो लाइन की जगह छोड़ देना, जहां पे हम लोग लिखेंगे कि भाई हम लोग बेस डेट क्या लेके चल रहे हैं। अभी मुझे पता नहीं मुझे बेस डेट क्या लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे सारी बिल्स की ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी पहले, और फिर मैं बेस डेट देख पाऊंगा मेरे को क्या लेना है। इसलिए अभी हम एक दो लाइन की जगह छोड़ेंगे और सबसे पहले हम लिख लेंगे, अपनी हेडिंग डालेंगे। तो आपको याद है
इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में हम दो अलग अलग टेबल्स बनाते थे, तो वही काम करना है। तो फॉर पेमेंट्स टू बी मेड बाय मिस्टर राम, या नहीं मिस्टर राम नहीं, सॉरी क्या नाम है, मिस्टर खान है ना, मिस्टर खान टू मिस्टर कपूर। यानी कि मैं कौन सी चीज लेके चल रहा हूं, मैं ये बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहा हूं, ये हम बिल्स रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। तो बिल्स रिसीवेबल के केस में क्या होने वाला है, मिस्टर कपूर को मिस्टर खान से कुछ पेमेंट्स मिलेगी। तो पहले हम इसकी टेबल बनाएंगे, तो टेबल की हेडिंग वैसी डालेंगे। तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, जैसे बिल की डेट दे रखी है हमको, ठीक है, टेन्योर दे रखा है, तो बिल की डेट दे रखी है, टेन्योर दे रखा है, इससे हम लोग पहले निकालेंगे ड्यू डेट। फिर ड्यू डेट के बाद अमाउंट आपको बिल के दे रखे हैं वो लिख लेंगे। फिर हम लेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और फाइनली फिर हम लोग इतनी सारी चीजें निकालने के बाद हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको भरना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में आपको फर्स्ट मई 2020 का बिल दे रखा है, कितना टेन्योर है इसका, 3 मंथ्स का टेन्योर है, और अमाउंट कितना दे रखा है आपको, 400 रुपए का अमाउंट दे रखा है। तो इसमें कैसे ड्यू डेट निकलेगी, तो ड्यू डेट निकालना आपको आता है, तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो यहां पे ड्यू डेट कितनी आ जाएगी, फर्स्ट में से 3 महीने हम जब लेंगे तो 1 अगस्त आएगा, और उस 1 अगस्त में हम लोग 3 डेज ऐड कर देंगे ग्रेस पीरियड के, तो वो आ जाएगा 4 अगस्त 2020। और एक बार देख लेना कोई छुट्टी वुट्टी तो नहीं पड़ रही, तो उस चीज का भी हमको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट डेट आपको दे रखी है 19 जून की, 19 जून 2020। इसका टेन्योर बता रखा है 2 मंथ्स का, और अमाउंट बिल का बता रखा है 750 रुपए का। तो अगेन निकाल लो, तो 19 जून से 2 महीने हम निकालेंगे तो 19 अगस्त आएगा, और उसमें 3 दिन हम ऐड कर देंगे, तो ये पड़ जाएगा कितना, 22 अगस्त। 22 अगस्त। नेक्स्ट बिल आपको दे रखा है 25 जून का, 25 जून का। इसका टाइम पीरियड कितना बता रखा है, 1 मंथ। अमाउंट बिल का कितना बता रखा है आपको, 1000 रुपए। तो बस निकाल लो, 25 जून से 1 महीना बाद होगा 25 जुलाई, और 25 जुलाई में 3 दिन ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 28 जुलाई 2020। 28 जुलाई 2020। नेक्स्ट बिल आपको बता रखा है 7 जुलाई 2020 का। इसका टेन्योर बता रखा है 2 मंथ्स। पहले इसमें वही ऐड कर लो, तो 7 जुलाई पे 2 महीने ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7 सितंबर, और 7 सितंबर में 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 10 सितंबर। 10 सितंबर। लेकिन क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 10 सितंबर को है संडे। क्वेश्चन में बता रखा है 10 सितंबर को संडे है, तो इस केस में हमारा एक्चुअल ड्यू डेट कितना निकल के आएगा, प्रीसीडिंग डेट निकल के आएगा। तो मैं इसको अलग पेन से लिख लेता हूं, 9 सितंबर 2020। मतलब आपको अलग पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, आप अंडरलाइन कर लेना, जो भी कर लेना, मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे हमने एक अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करा है। सो हियर आर ड्यू डेट विल बी 9 सितंबर, और बिल का अमाउंट लिखना भूल गया तो बिल का अमाउंट भी लिख देते हैं साथ साथ, 1250 का बिल का अमाउंट है। नेक्स्ट बिल है आपका 14 जुलाई का, टेन्योर इसका बता रखा है 2 मंथ्स है, बिल का अमाउंट बता रखा है 800 रुपए, 800। अगेन निकाल लो, तो 14 जुलाई में 2 महीने ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 14 सितंबर, और उसमें हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 17 सितंबर। एंड 17 सितंबर को कुछ भी नहीं है, तो यही हमारा ड्यू डेट निकल के आ जाएगा, राइट। तो बस हाथ का क्या कर लेता हूं मैं, अमाउंट का हमें टोटल की जरूरत पड़ती है, तो अमाउंट का हम टोटल कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 400 750 ऐड करा तो 1150, 2250, 2250 और 3250, 3500 एंड 4300। आई थिंक टोटल आ रहा है 4300। एक बार टोटलिंग चेक कर लेता हूँ, 400 प्लस 750 प्लस 1000 प्लस 1250 प्लस 800, अच्छा है 4200 आ रहा है, 4200। ठीक है। चलिए, अभी आप लोग
ध्यान रखना, अभी डो नॉट आइडेंटिफाई द बेस डेट, अभी हम बेस डेट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अभी हम सेकंड टेबल बनाएंगे अपनी। तो सेकंड टेबल बना के फिर देखेंगे हमारा बेस डेट क्या लेना है। तो यहां मैं लिख देता हूं पेमेंट फॉर पेमेंट्स टू बी मेड बाय मिस्टर कपूर टू मिस्टर खान। तो यानी कि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग यहां पे बिल्स पेबल की बात कर रहे हैं। तो बिल्स पेबल का क्या मतलब है, मिस्टर कपूर की लाइबिलिटी है, तो मिस्टर कपूर मिस्टर राम को पेमेंट करेंगे इन बिल्स पेबल के अगेंस्ट। तो इसकी हम अलग टेबल बना देते हैं। तो टेबल तो वही बनेगी, डेट ऑफ बिल ले लेंगे, टेन्योर ले लेंगे, फिर आ जाएगा हमारा ड्यू डेट, देन आएगा बिल का अमाउंट, फिर आएगा नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, एंड देन फाइनली प्रोडक्ट। चलिए तो इसको भी भरना शुरू करते हैं। तो इसकी भी थोड़ी बड़ी सी टेबल बनेगी। तो फर्स्ट बिल है हमारा 11 मई 2020 का। इसका टेन्योर आपको दे रखा है 60 डेज का। तो इसमें बिल्स पेबल में हमको डेज में कैलकुलेशन करनी है। तो थोड़ी यहां से इस केस में मेरी मेहनत थोड़ी सी बढ़ गई है, कोई नहीं, प्रैक्टिस हमारी ऐसी होगी तो हम लोग कर लेंगे। तो 60 डेज गिनना शुरू करते हैं। तो अब मैं डेज की काउंटिंग कराना लास्ट लेक्चर में 2-3 बार 4 बार सिखा चुका, तो अब मैं बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। तो मई में 31 दिन होते हैं, उसमें से 11 हटा दिया मैंने, तो बच गए 20। अगले महीने में 30 दिन होते हैं जून में, तो वो ऐड कर दिया, तो जून एंड तक मेरे 50 आ गए। तो 60 डेज मेरे नेक्स्ट जुलाई में पड़ जाएंगे। तो ये 10th जुलाई आ रहा है। तो 10th जुलाई में मैं 3 दिन ऐड कर दूंगा। तो 10th जुलाई में जब 3 दिन ऐड करूंगा तो आ जाएगा 13th जुलाई। यस राइट। नेक्स्ट बिल है मेरा कितना, 25 जुलाई का, नहीं सॉरी 21 जून का। 21 जून का नेक्स्ट बिल है, ये है 30 डेज का। 21 जून का है और 30 डेज का बिल है। तो ये भी निकाल लो। तो जून में 30 दिन होता है, इसमें से 21 माइनस किया तो 9 आया। जुलाई में अच्छा तो जुलाई में ही पड़ेगा कभी, तो इसमें से मैं 30 माइनस कर देता हूं, तो यार है 21 जुलाई। 21 जुलाई आ रहा है, तो 21 जुलाई में 3 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा 24 जुलाई। लेकिन 24 जुलाई को क्या बता रखा है क्वेश्चन में कि 24 जुलाई को एक इमरजेंसी हॉलीडे है। तो इमरजेंसी हॉलीडे के केस में हम नेक्स्ट डे को ड्यू डेट मान के चलते हैं। तो यहां पे मैं 24 जुलाई ना लेके डेट क्या लूंगा, 25 जुलाई की ड्यू डेट लेके चलूंगा। तो ये आ गया मेरा 25 जुलाई। तो मैंने ब्लू पेन से इसको लिख दिया, और साथ ही साथ बिल का अमाउंट भी लिख देते हैं। बिल का अमाउंट कितना दे रखा है, 950 रुपीज का। नेक्स्ट बिल है आपका कितना, 28 जून का। 28 जून का नेक्स्ट बिल है, और ये कितने दिन का बिल है, ये 45 डेज का बिल है। बिल का अमाउंट बता रखा है 1150। तो निकाल लेते हैं। तो 28 जून है, जून में 30 दिन होता है, तो 2 दिन तो जून के हो गए, प्लस 31 दिन हो गए जुलाई के, तो 33 यहां तक आ गया। फिर मतलब अब ये अगस्त में कभी पड़ने वाला है, तो अगस्त में 33 में से -45 कर देता हूं, तो आ रहा है 12 अगस्त। और 12 अगस्त में हम लोग 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त को तो भाई हमको पता ही है इंडिपेंडेंस डे होता है, बल्कि बहुत जल्दी 15 अगस्त आ ही रही है, अगले हफ्ते में 15 अगस्त है। तो हमको और भी पता है भाई हमारा छुट्टी का दिन होगा। तो 15 अगस्त जब ड्यू डेट पड़ रही है, तो पब्लिक हॉलीडे के केस में हम प्रीसीडिंग डे को लेके चलते हैं अपना ड्यू डेट। तो ये आ जाएगा 14 अगस्त। 14 अगस्त, तो ये भी मैंने ब्लू पेन से लिख दिया। अगला है आपका 10 जुलाई। 10 जुलाई, और बिल की पीरियड दे रखा है, टाइम पीरियड 50 डेज का। बिल का अमाउंट आपको बता रखा है 1800 रुपए का। तो बस निकाल लो। तो 10 जुलाई, तो 31 दिन होते हैं, इसमें से 10 माइनस कर दिया, 21 हो गया। अगस्त के हो गए 31 दिन होते हैं, तो 31 नहीं, अगस्त में कभी पड़ रहा होगा, तो इसमें से मैं 50 माइनस कर देता हूं, तो ये पड़ रहा है 29 अगस्त। तो ड्यू डेट तो आ रही है 29 अगस्त, और इसमें मेच्योरिटी डेट के लिए मैं 3 दिन ऐड कर देता हूं। तो 3 दिन ऐड करके कितना पड़ जाएगा ये, एक मिनट में दोबारा से कर लेता हूं। तो 3 दिन इसमें ऐड कर दे, तो ये मेरे ख्याल से 1 सितंबर को पड़ रहा है। 1 सितंबर को पड़ रहा है इसका ड्यू डेट आफ्टर ग्रेस पीरियड। और लास्ट बिल आपका कब का दे रखा है, 16 जुलाई का।
तो 16 जुलाई लिख लेते हैं, 16 जुलाई। इसका टेन्योर दे रखा है 55 डेज, अमाउंट बता रखा है 1250, और इसका भी निकाल लेते हैं ड्यू डेट कितनी पड़ेगी। तो 31 जुलाई, जुलाई में 31 दिन होते हैं, इसमें से 16 हटा दिया। उसके बाद 31 दिन अगस्त के ऐड कर दिए, तो अगस्त भी खत्म हो गया मेरा। अब सितंबर में कभी पड़ेगा तो 46 आ रहा है कैलकुलेटर में, इसमें से 55 माइनस कर देता हूं, तो ये आ रहा है 9 सितंबर। 9 सितंबर, और 9 सितंबर में 3 दिन और ऐड कर देता हूं ग्रेस के, तो ये आ जाएगा 12 सितंबर 2020। बस अब मेरी टेबल बन गई, अब मेरी टेबल तैयार हो गई। नाउ व्हाट कैन आई डू इज आई कैन डिटरमाइन कि मैं अपना बेस डेट क्या लेके चलूंगा। तो बेस डेट याद रखना है, जब इस केस में जब दोनों टेबल हम बनाते हैं इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में, तो दोनों टेबल में हमको सेम बेस डेट लेके चलनी होती है। तो यानी कि हम लोग दोनों टेबल की ड्यू डेट को देखेंगे, और जो भी अर्लीस्ट ड्यू डेट आएगी उसको हम बेस डेट लेके चलेंगे। तो एक बार चेक कर लेना, दोनों टेबल में एक साथ चेक करना कि कौन सी सबसे पहली डेट पड़ रही है, अर्लीस्ट डेट पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से 13 जुलाई सबसे अर्लीस्ट डेट पड़ रही है, दोनों टेबलों में मिला के 13 जुलाई अर्लीस्ट डेट पड़ रही है। तो मैं 13 जुलाई को अपना बेस डेट लेके चलूंगा। तो अब मैंने जहां लाइन पे जगह छोड़ी थी वहां मैं लिख लेता हूं टेकिंग 13 जुलाई 2020 एज बेस डेट। तो अब मेरी बेस डेट हो गई 13 जुलाई। अब नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करना भी शुरू करते हैं। तो 13 जुलाई से 4 अगस्त गिनना, 13 जुलाई से 4 अगस्त गिनना। तो जुलाई के 31 दिन होते हैं, इसमें से 13 हटा दो तो 18 आ गया, प्लस 4, तो ये आ रहा है कितना, 22 डेज। तो अब 22 अगस्त तक गिनना है इसको। तो जुलाई के हो गए 18 प्लस 22 डेज अगस्त के, तो ये आ रहा है 40 डेज। फिर 28 जुलाई, तो 28 में से 13 माइनस कर दिया तो कितना बच रहा है, 15 दिन बच रहा है ये। फिर 9 सितंबर, तो 18 दिन जुलाई के हो गए, अगस्त के 31 दिन हो गए, और 9 दिन सितंबर के हो गए, तो ये आ रहा है 58 डेज। उसके बाद अगले पे आ जाओ, तो जुलाई के हो गए 18 दिन, अगस्त के हो गए 31 दिन, और 17 दिन सितंबर के, तो ये आ रहा है 66 डेज। इसी प्रकार से नीचे वाली टेबल पे भी आ जाओ, तो यहां तो 0 ही आएगा नंबर ऑफ डेज। 25 जुलाई तक ये कितना आएगा भाई, 12 दिन आएगा। 14 अगस्त तक ये कितना आएगा, तो 18 दिन जुलाई के प्लस 14 दिन अगस्त के, तो ये आ गए 32 दिन। 1 सितंबर में कितना आएगा, तो 18 दिन जुलाई के, अगस्त के 31 दिन प्लस 1 दिन सितंबर के, तो ये आ रहा है 50 डेज। और फाइनली 12 सितंबर तक ये कितना आएगा, तो 50 में 11 ऐड कर देता हूं, तो ये आएगा 61। इस प्रकार से हमारी नंबर ऑफ डेज भी निकल के आ गई। और अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो आ जाओ ये भी निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 8800, फिर ये आएगा मेरे ख्याल से 30,000, ये आ रहा है 15,000, फिर 1250 इंटू 58, ये आ रहा है 72,500। उसके बाद 800 इंटू 66, तो ये आ रहा है 52,800। तो टोटलिंग कर लो इसकी कितनी आ रही है, तो 52,800 प्लस 72,500 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 8,800, तो ये आ रही है 179,100। 179,100। इसी प्रकार से नीचे वाली टेबल में हमने अमाउंट्स का भी टोटल भी नहीं किया है, तो पहले उसका कर लेता हूं। तो पहले मैं अमाउंट्स का टोटल कर देता हूं। ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 5950। 5950। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट पहले में तो 0 ही आएगा, फिर 950 इंटू 12, तो ये आ रहा है 11,400। 1150 इंटू 32, 36,800। 1800 इंटू 50, 90,000। 1250 इंटू 61, ये आ रहा है 76,250। अब इसका टोटल कर लेते हैं, तो 76,250 प्लस 90 प्लस 36,800 प्लस 11,400, so this is coming out as 2,14,450। 2,14,450।
भाई साहब इतनी सारी कैलकुलेशन हुई, और मजाक नहीं करूंगा मैं, इतना सारा काम करने का मतलब ये पूरा अगर सवाल आपके एग्जाम में आएगा तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ज्यादा नंबरों का आएगा। कहीं आपको ऐसे लगे कि इसमें कैलकुलेशन इतनी सारी करनी थी तो हमारा ये 10 नंबर का सवाल आ जाएगा, नहीं। एवरेज ड्यू डेट का जो सवाल आता है वो मोस्टली 5 मार्क्स का ही आता है, मतलब मैंने तो 5 मार्क्स का ही अभी तक सवाल देखा है आपके एग्जाम्स में, तो ये आएगा भी तो आई कैन एक्सपेक्ट 5 मार्क्स का ही आएगा। तो इसका मतलब क्या, टेक्निकली कुछ मुश्किल नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यू हैव टू प्रैक्टिस। तो अपार्ट फ्रॉम वो क्वेश्चन जो होमवर्क में आपको मैं देता हूं, आपको जो क्वेश्चन हम क्लास में या मैं जो लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूं उसको भी, उन क्वेश्चंस को भी दोबारा से अपने आप से करना है। तो जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे एवरेज ड्यू डेट में, और ये स्कोरिंग चैप्टर है भाई, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करके आप आपका हाथ सेट कर दोगे फिर तो यार इसमें से आप स्कोर कर ही सकते हो नंबर। फ्री के 5 नंबर है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट इतने कोई टेक्निकल है ही नहीं, राइट। एनीवे, ठीक है, तो इतनी कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली नाउ वी कैन proceed with the calculation of average due date. So what is the formula? Average due date is equal to base date plus इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में क्या फॉर्मूला हमने लिखा था, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट, ठीक है। तो और ये प्लस या माइनस होता है, ठीक है। हालांकि हम लोग क्योंकि अर्लीस्ट डेट को बेस डेट लेते हैं तो हमारा कभी भी माइनस में आंसर आता ही नहीं, हमारा प्रोडक्ट हमेशा प्लस में आता है, तो वो प्रॉब्लम हमें होगी नहीं। बट जब फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें प्लस माइनस दोनों लिख लेना चाहिए, बेटर रहता है। तो बेस डेट हमारी भाई कितनी थी, 13 जुलाई, तो 13 जुलाई 2020 प्लस, बताओ जी डिफरेंस इन प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट का टोटल बीपी के केस में, बिल्स पेबल के केस में ज्यादा आ रहा है, तो 214,450, 214,450 माइनस, ऊपर नीचे करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, 179,100, 179,100 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट, तो इसका आ रहा है पहले के केस में 5950 माइनस 4200, तो इसको सिंप्लीफाई करो, मतलब सॉल्व करो, तो 13 जुलाई 2020 प्लस, तो ये तरह 214,450 माइनस 179,100, दिस इज 35,350 डिवाइडेड बाय 5950 माइनस 4200, दिस इज 1750, 1750। तो 13 जुलाई 2020 प्लस 35350 डिवाइडेड बाय 1750, तो फाइनली कितना आ रहा है ये 20.2 डेज। तो 0.2 आ रहा है तो मैं नीचे की तरफ राउंड ऑफ कर देता हूं, तो 13 जुलाई 2020 प्लस 20 डेज, 20 डेज मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो 20 डेज इसमें से ऐड कर दो, तो 20 डेज ऐड करेंगे तो कितना आएगा ये 31 दिन, तो 31 तक जुलाई का हो गया 13 दिन, और 7 दिन हो गया अगस्त के, तो ये आ रहा है मेरे ख्याल से 7 अगस्त 2020, 7 अगस्त 2020। आंसर चेक कर लेना, आंसर हमारा एक सेकंड, 7 नहीं आ रहा क्या, ये आंसर टैली क्यों नहीं कर रहा, तो 18 दिन ये हो गए, आई थिंक स्टडी मटेरियल में आंसर इसका शायद गलत दे रखा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। तो 31 में से 13 गए तो बच गए 18 दिन, और 2 दिन हमें अगस्त के लेने हैं। अच्छा 2 अगस्त आएगा ना, 7 कहां से आ गया भाई, नहीं मेरा गलत हो गया था, हाँ ये 2 आएगा, ठीक है 20 दिन है ना, तो 18 दिन तो जुलाई के हो गए, 2 दिन अगस्त के हो गए, 7 दिन गलती से ले लिया, तो 2 अगस्त मेरा आंसर आ रहा है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के साथ आपको पहले रिवाइज हो गया होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने जो इंटर पार्टी ट्रांजैक्शंस के केस में एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन सीखी थी, अब वो आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस, थर्ड केस की तरफ। चलिए, तो अब आप लोग अपने रजिस्टर्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल हेडिंग डालना। थर्ड केस अब हम अपना डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन अमाउंट या फिर लोन इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट।
ठीक है, तो यानी कि इस केस में क्या कहानी होगी, इस केस में क्या कहानी होगी, तो अगर सपोज दो पार्टीज है एक्स और वाई, यहां पे मैं सेल परचेज की बात नहीं कर रहा, यहां पे मैं सेल परचेज की ट्रेड ट्रांजैक्शन की बात नहीं करूंगा, यहां पे कहानी क्या होगी, सिंपल है, एक्स सपोज वाई को लोन देगा, एक्स वाई को लोन देगा और वाई इस लोन को रीपे करेगा अलग अलग किश्तों में, अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में इसको रीपे करेगा। तो हम सीखेंगे कि इस केस में एक तो एवरेज ड्यू डेट निकलती कैसे है, और दूसरी बात एवरेज ड्यू डेट का एप्लीकेशन क्या होता है, ये दोनों भी चीजें हम लोग इस केस में सीखेंगे, राइट। तो पहले आप लोग लिख लेना, चाहे तो आप इस तरह का एक छोटा सा डायग्राम भी बना लेना, ताकि आप जब देखो तो आप समझ जाओ कि हम यहां पे क्या सीख रहे हैं। अब जब हम रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करेंगे, जब हम रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करेंगे, तो यहां पे भी हम दो अलग अलग केसेस में इसको तोड़ देंगे। रीपेमेंट या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी, हर साल इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी, या फिर रीपेमेंट अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में होगी। ठीक है, तो यहां पे हम और दो सब कैटेगरी आप समझ सकते हो सीख रहे हैं, कि हम लोग बोल रहे हैं कि भाई जो रीपेमेंट हो रही है वो या तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी, तो मैं इसको बोल देता हूं ए, या फिर रीपेमेंट जो होगी वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगी। तो हम दोनों ही केस में देखेंगे कि ड्यू डेट हमारी, या एवरेज ड्यू डेट रादर, कैसे निकलती है और उसका हमारा एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, एवरेज ड्यू डेट निकालना तो सीख के एक बात है, लेकिन हम क्यों निकाल रहे हैं, यहां पे हमारा यूज क्या एवरेज ड्यू डेट का, वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लिख लेते हैं पहला, दूसरे पेन से हेडिंग डाल लेता हूं, चलो इससे ही डाल देता है। तो पहले हम सीखते हैं ए में कि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के केस में हमको क्या करना होता है। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स का केस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो लिखना हियर, सिंस अमाउंट ऑफ रीपेमेंट, amount of repayment is equal, we can use simple average method, simple average method instead of weighted average method for कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो यहां पे हमारी एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी, यहां पे हमारी एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगी, तो लिख लेना मेरे साथ साथ, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लोन, खाली लिखना, अभी सब समझ आ जाएगा, तो आप लोग बस मेरे साथ लिखते रहना, डेट ऑफ लोन प्लस sum of days oblique months oblique years from date of loan to installment dates divided by नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ये मेरे एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला बन जाएगा, वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन उठाते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग इसको समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इतनी नोटिंग कर लेना और फिर मेरे साथ साथ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप लोग मेरे साथ साथ देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखना, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 6.97। तो इस इलस्ट्रेशन की हेल्प से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं।
तो बहुत छोटा सा सवाल है आपका, कह रहा है ₹10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स ऑन 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 को दास ब्रदर्स ने कुमार एंड सन्स को 10,000 रुपए का लोन दिया। इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये 10,000 का लोन 5 इक्वल एनुअल सालाना इंस्टॉलमेंट से रीपे होना है। यानी हर साल आप कह सकते हो अगर 10,000 का लोन है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो हर साल 2,000 रुपए का रीपेमेंट होना है। कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 से आपके जो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स है वो शुरू हो जाएंगे। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट and calculate interest at the rate of 5% per annum which Das brothers will recover from Kumar and Sons। तो क्या कह रहा है आपसे कि आप एवरेज ड्यू डेट निकालो और इंटरेस्ट देखो कि टोटल इंटरेस्ट बताओ भाई कितना, इस लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा अगर इंटरेस्ट का रेट 5% पर एनम का। चलो जी सॉल्व करते हैं इस सवाल को और समझना शुरू करते हैं। तो पहली बात दोस्त, इस क्वेश्चन में क्या कहानी हो रही है? तो कहानी बहुत सिंपल है भाई, दो पार्टीज बोल दी, दास ब्रदर्स और कुमार एंड सन्स। तो कहानी बहुत ही सिंपल है भाई। क्या कहानी है? दास ब्रदर्स ने कुमार एंड सन्स को लोन दिया कितने रुपए का? 10,000 रुपीज का। 10,000 रुपीज का लोन दिया। कौन सी डेट को? 1 जनवरी 2015 को। और क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि कुमार एंड सन्स इस लोन को 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे वापस करेगा। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पे वापस करेगा। तो मैं बना लेता हूं 5 बार इसका रीपेमेंट होगा। ठीक है, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 जनवरी 2016 को और ये सालाना इंस्टॉलमेंट है। तो कौन सी डेट को हमारी इंस्टॉलमेंट जाएगी? तो 1 जनवरी 2016, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और लास्ट इंस्टॉलमेंट जाएगी मेरी 1 जनवरी 2020 को। और कितने रुपए की होगी? कितने रुपए का लोन रीपे होगा? अच्छा, लोन रीपे मतलब मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे अभी मैं प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहा हूं। तो कितने प्रिंसिपल? 10,000 का अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है तो कैसे रीपे होगा? इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो 2,000 यहां रीपे होगा, 2,000 यहां पे रीपे होगा, 2,000 यहां पे रीपे होगा, 2,000 यहां पे रीपे होगा और फाइनली 2,000 यहां पे रीपे होगा। तो सबसे पहले वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई एवरेज ड्यू डेट क्या है? एवरेज ड्यू डेट क्या है? बट एवरेज ड्यू डेट तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। बट सवाल मेरा ये है कि यहां पे एवरेज ड्यू डेट का रेलिवेंस क्या है भाई? क्यों निकालना है एवरेज ड्यू डेट? यहां पे जो भी हम एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे वो क्या है? मैं पहले उसका मीनिंग बता देता हूं कि भाई यहां पे एवरेज ड्यू डेट निकालने का क्या मतलब है। तो आप देखो एवरेज ड्यू डेट क्यों निकलेगी। यहां पे अभी की इस केस में हमारा जो कहानी बता रखी है उसने क्वेश्चन ने, उसमें क्या है कि 5 अलग अलग टुकड़ों में पेमेंट हो रही है। 5 अलग अलग टुकड़ों में पेमेंट हो रही है पूरे लोन की। हम चाहते हैं, या मैं रादर बोलता हूं कि कुमार एंड सन्स बोलता है दास ब्रदर्स से, भाई एक बात बताओ दास ब्रदर्स, मैं नहीं चाहता कि मैं अलग अलग टुकड़ों में 2,000 करके तेरे को 5 बार पेमेंट करूं। मैं चाहता हूं कि ये 10,000 की रीपेमेंट मैं तेरे को किसी एक डेट पे कर दूं। ये पूरे 10,000 रुपए की रीपेमेंट मैं तुझे एक डेट पे करना चाहता हूं, लेकिन मैं करना उसी तरह से चाहता हूं कि भाई इंटरेस्ट हमारा एक ही रहे, हमारा इंटरेस्ट में कोई बदलाव ना हो, है ना। तो जब अलग अलग डेट पे 2,000 रुपए करके पेमेंट हो रही है, तो जब ये अलग अलग केस में 2,000 की पेमेंट हो रही है, यहां पे मेरा जितना इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट मेरा सेम रहना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अलग अलग टुकड़ों में रीपे करने की जगह कोई एक डेट बताओ दो मेरे को जिस डेट पे मैं 10,000 रुपए रीपे करूं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जब एक डेट पे एक साथ पूरी लमसम वे में रीपेमेंट हो रही है, वो ऐसी डेट पे होनी चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट सेम रहे, है ना। इंटरेस्ट मेरा सेम ही आए कि भाई अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में जब मैं रीपे कर रहा था इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तब मेरा जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट मेरा सेम रहना चाहिए।
इंटरेस्ट ऊपर नीचे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैंने बोला इंटरेस्ट का कोई भी नुकसान या फायदा किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एवरेज ड्यू डेट का मतलब ये होता है। ठीक है, तो पहले आपको यह समझ आ जाना चाहिए एवरेज ड्यू डेट यहाँ पे क्या है। मैं अभी लिखवा भी दूंगा इसी क्वेश्चन की हेल्प से, आपको मैं सब लिखवा दूंगा, ताकि आप लोग जब अपने आप से पढ़ो तो आपको उस टाइम पे सारी चीजें लिंक हो जाए, सारी चीज याद हो जाए। अब पहले मैं आपको एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन बताऊं। तो एवरेज ड्यू डेट आप चाहो तो बिल्कुल वैसे निकाल सकते हो जैसे अभी तक हम निकालते हुए चल रहे हैं। बेस डेट ले लो। बेस डेट यहां पे बस क्या लेनी होती है हमको, बेस डेट हमको लेनी होती है डेट ऑफ लोन। बेस डेट आप ले लो डेट ऑफ लोन, और डेट ऑफ लोन को बेस डेट लेके आप अलग अलग आपको डेट्स की रीपेमेंट दे रखी है, अलग अलग अमाउंट सेम ही है 2000 2000 2000। तो जैसे हमारा वो घिसा बेटा फॉर्मूला है बेस डेट प्लस प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। बेसिकली जो मैंने फर्स्ट केस में फॉर्मूला लिखवाया था उस फॉर्मूले से ही आपका निकल के आ जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला जो हमने केस 1 में सीखा था, वो फॉर्मूला जो था वो बेसिकली वेटेड एवरेज था। मैंने आपको कल लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि मैं वेटेड एवरेज क्यों बोलता था, क्योंकि जनरली जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन होती है वो अलग अलग अमाउंट की होती है। तो हम अलग अलग अमाउंट को बेसिकली वेट्स लेके चलते हैं ऐसा, और फिर हम अपना एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन करते हैं। बट यहां पे जो है, यहां पे हमको वेटेड एवरेज यूज करने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे अमाउंट हर डेट पे सेम है, 2000 2000 2000 2000, हर डेट पे अमाउंट सेम है। ऑल द वेटेड एवरेज वाला अपना वो वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो भी आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन वो लेंदी तरीका होता है। आप यहां पे क्या कर सकते हो, यहां पे आप सिंपल एवरेज लेके चल लो, सिंपल एवरेज लेके चल लो। तो आप एक प्रकार से कह लो, आप कह सकते हो कि हम यहां पे एक काइंड ऑफ शॉर्टकट वे में कैलकुलेट कर लेंगे एवरेज ड्यू डेट। इसको मैं एक तरह से बोल देता हूं, ये मेरा शॉर्टकट तरीका हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट्स के केस में एवरेज ड्यू डेट निकालने का। क्योंकि सिंपल एवरेज है तो सिंपल एवरेज में हमारा फटाफट जल्दी जल्दी काम हो जाता है। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा है, तो इसी फॉर्मूले को हम अप्लाई करते हैं। तो अब मैं यहां पे बोलूंगा एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ लोन। मैं वही फॉर्मूला दोबारा से लिख रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए फॉर्मूला। डेट ऑफ लोन प्लस क्या फॉर्मूला लिखा था मैंने, बिल्कुल जो फॉर्मूला मैंने यहां लिखा वही लिख लेता हूं। तो सम ऑफ डेज, अब मैं यहां पे सम ऑफ डेज नहीं लिख रहा, मैं सम ऑफ ईयर्स लिख रहा हूं क्योंकि हम यहां ईयर्स में कैलकुलेशन करेंगे। तो सम ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहां पे डेट ऑफ लोन मेरी कितनी है, डेट ऑफ लोन मैंने कितनी बता रखी थी क्वेश्चन में, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 प्लस सम ऑफ ईयर्स कितना है, सम ऑफ ईयर्स कितना है, सम ऑफ ईयर्स कितना है। तो सम ऑफ ईयर्स का क्या मतलब है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 5 है। तो सम ऑफ ईयर्स हो गया हमारा 5, और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है, नंबर ऑफ ईयर्स कितनी है या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है 5। तो बस ये आपका होता है मतलब सम ऑफ ईयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 1 जुलाई 2015 प्लस इसका टोटल कर लेना, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 + 5 15 15 डिवाइडेड बाय 5। तो ये आ रहा है, ये ईयर्स है, ध्यान रखना ही मैंने ईयर्स में कैलकुलेशन करी है। तो ये आ जाएगा कितना, 1 जुलाई 2015 प्लस 3 ईयर्स। तो मेरा एवरेज ड्यू डेट कितना होगा, 1 जुलाई 2015 में आप बेसिकली 3 साल ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 1 जनवरी ना, जुलाई क्यों लिख दिया मैंने, जनवरी है ना डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन कितनी, 1 जनवरी है। ठीक है, तो 1 जनवरी है। तो 1 जनवरी 2015 में आप 3 साल ऐड कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। तो 1 जनवरी 2015 प्लस 3 इयर्स, तो मेरा एवरेज ड्यू डेट निकल के आ गया 1 जनवरी 2018। इसका मतलब क्या है, तो जो मतलब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वो मैं आपको लिखवा भी देता हूं आपकी सहूलियत के लिए। तो आप लोग एक बार लिख लेना मेरे साथ। इट मीन्स कुमार एंड सन्स कैन रीपे the entire loan of rupees 10,000
in lump sum on 1st January 2018 instead of in different installments। टुकड़ों टुकड़ों में रीपे करने की जगह कुमार एंड सन्स की एक डेट पे पूरा 10,000 रुपए एक साथ रीपे कर सकता है विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टीज। आगे लिखना नेक्स्ट पैरा में 10 टोटल इंटरेस्ट, ध्यान से लिखना, टोटल इंटरेस्ट will be the same in both the cases, that is when loan is repaid in installments in 5 equal installments। लिख लेना 5 equal installments or when it is repaid in lump sum on average due date। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मैंने लिखा इसको पढ़ के अब आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। स्टडी मटेरियल में जो उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है इलस्ट्रेशन के नीचे, तो वो अगर आपको नहीं भी समझ आता, वो थोड़ा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ स्टडी मटेरियल में, तो पूरी बात का, पूरे कॉन्सेप्ट का जो जिस्ट है वो ये कि यहां पे हम लोग एवरेज ड्यू डेट क्यों निकाल रहे हैं। तो पहले पैरे में मैंने उसका मीनिंग लिखवा दिया और दूसरे पैरा में मैंने क्या बोल दिया कि भाई जो अल्टीमेटली, मतलब ऊपर वाले पैरा को ही मैंने दूसरी तोड़ के घुमा के लिख दिया कि जो हमारा टोटल इंटरेस्ट आएगा, जो पूरी कहानी में हमारा टोटल इंटरेस्ट बनेगा, वो दोनों केसेस में सेम रहेगा। चाहे जब ये 10,000 का लोन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हुए, चाहे पूरा 10,000 का लोन हमारा एक डेट पे एवरेज ड्यू डेट पे रीपे हुए। और ये बात हम आपको प्रूव भी कराएंगे। तो क्वेश्चन में आपसे वैसे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मांगी भी थी, उसने बोला भी था टोटल इंटरेस्ट निकाल के बताओ, तो वो हमको निकालना भी है और हम दोनों तरीके में निकालेंगे। हम पहले तरीके में, मतलब जब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हो रहा है तब कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो हम वहां भी निकालेंगे, और जब एवरेज ड्यू डेट पे एक बार में पेमेंट हो रही है, रीपेमेंट हो रही है, तब कितना इंटरेस्ट बनेगा तब वो भी हम निकालेंगे। और दोनों केसेस में आपको देखेगा कि हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा। ठीक है, तो कैसे लिखूं मैं, यहां पे लिख देता हूं प्रूफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन लोन इज रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा कितना टोटल इंटरेस्ट बनेगा जब लोन हमारा 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रीपे हो रहा है। तो थोड़ा ना आपको अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग यहां पे लगानी पड़ेगी। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बट आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी कि अपनी मैथमेटिकल थिंकिंग लगाओ। तो भाई पहले सिंपल है, पहले बात को समझो। एक छोटी सी टाइमलाइन से मैं आपको समझाता हूं। तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है, तो इसको मैं 5 हिस्सों में तोड़ देता हूं। तो 1 2 3 4 और 5 है ना, तो ये 5 मेरी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हो गई। तो सपोज अगर यहां पे लोन लिया गया 1 जनवरी 2015 को, तो पहली इंस्टॉलमेंट यहां पे मैं बोल रहा हूं कि कितना 10,000 रुपए का लोन लिया गया है। ठीक है, तो 10,000 रुपए का लोन 1 जनवरी 2015 को लिया, फिर 1 जनवरी 2016 को 2,000 रुपए रीपे करे गए, फिर 1 जनवरी 2017 को 2,000 रुपए रीपे करे गए, फिर 1 जनवरी 2018 को 2,000 रुपए रीपे करे गए, फिर 1 जनवरी 2019 को 2,000 रुपए रीपे करे गए, और फाइनली 1 जनवरी 2020 को
2,000 रुपए रीपे करेगा। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ पहले साल, अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, ईयर 1 की बात करते हैं, तो ईयर 1 में मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहा होगा? भाई इंटरेस्ट की कैलकुलेशन किस पे होती है? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पे होती है। तो पहले आपका इतना बेसिक आई होप क्लियर होगा कि बेसिक जो प्रिंसिपल अमाउंट आउटस्टैंडिंग होता है उस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है। तो फर्स्ट ईयर में मेरे पूरे साल कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा होगा? पूरा का पूरा 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा होगा। पहले साल तो पूरा का पूरा 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा होगा। फिर इसमें से 1 जनवरी को 2016 को हमने 2,000 रीपे कर दिया होगा। फिर हमारा सेकेंड ईयर शुरू हुआ होगा, ईयर 2। तो ईयर 2 में अब मेरा आउटस्टैंडिंग लोन कितना रहा होगा? आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल तो 10,000 में से 2,000 रीपे कर चुके, तो अब 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा होगा। फिर 1 जनवरी 2017 को हमने 2,000 रुपए रीपे कर दिए। तो ईयर 3 में मुझे बताओ, अब ईयर 3 में कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा होगा? तो 8,000 रुपए में से 2,000 रुपए हम रीपे कर चुके, तो अब सिर्फ 6,000 रुपए बचे। फिर 1 जनवरी 2018 को 2,000 रुपए हमने रीपे कर दिए। फिर ईयर 4 में मुझे बताना, ईयर 4 में कितना लोन आउटस्टैंडिंग रहा होगा? आप बोलोगे सर 6,000 में से 2,000 रीपे कर गए, तो अब बच गए 4,000। फिर 1 जनवरी 2019 को 2,000 रुपए रीपे करे, तो अब ईयर 5 में, लास्ट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा? तो आप बोलोगे कि सर 4,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, उसमें से 2,000 रीपे हो गया, तो अब लास्ट ईयर में सिर्फ 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा होगा। और फिर तो लोन पूरा खत्म हो गया और बात खत्म हो गई मेरी। ठीक है, तो अगर आपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट समझ लिया, तो अब आप लोग निकाल सकते हो इंटरेस्ट। तो एक टेबल बना लेते हैं छोटी सी। तो कैसे करेंगे? ईयर लिख लेता हूं, ईयर 1 2 3, अपडेट भी डाल सकते हो। मैं ईयर 1 2 3 4 5 करके लिख रहा हूं सिंप्लिसिटी के लिए। तो बताओ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना रहा? तो पहले साल में हमने बोला पूरा 10,000 रुपए रहा। दूसरे साल में हमने बोला कितना रुपए रहा? 8,000 रुपए रहा। तीसरे साल में हमने बोला कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रहा? 6,000 रुपए रहा। चौथे साल में 4,000 रहा और लास्ट ईयर में 2,000 रहा। तो बताओ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, क्या इंटरेस्ट रेट बता रखा है? 5%। 5% पर एनम। तो पहले साल कितना इंटरेस्ट बनेगा पूरे साल का? तो 10,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है, 5% का इंटरेस्ट रेट है और पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 500। ये आएगा 500। फिर दूसरे ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग रहा है? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए निकलेगा इंटरेस्ट दूसरे साल में, 5% है और पूरे साल का यानी 12 महीने का निकलेगा। तो ये कितना आ रहा है? 400। ये आ रहा है 400। फिर कितना आउटस्टैंडिंग रहा है हमारा लोन? 6,000 रुपए का रहा है। तो इस 6,000 पे 5% के हिसाब से पूरे एक साल का हमारा कितना आएगा? ये आएगा कितना? 300। फिर फोर्थ ईयर में 4,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा है, तो 4,000 पे निकलेगा इंटरेस्ट 5% का पूरे साल का 12 महीने का। तो ये कितना निकल के आएगा? ये आएगा 200। और फाइनली लास्ट ईयर में 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग रहा है, उस पर 5% निकलेगा पूरे साल का। तो ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 100। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना बन के आ रहा है? तो सब पांचों साल का इंटरेस्ट टोटल कर देना। तो 500 प्लस 400 900 प्लस 300 1200 प्लस 200 1400 प्लस 100 1500। तो पूरे टोटल मेरा इंटरेस्ट बन के आ रहा है 1,500 रुपए। ठीक है, तो ये तो हो गया अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में रीपे कर रहा हूं। बट हमने तो एवरेज ड्यू डेट निकाली है। तो बताओ भाई, अब बताओ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट व्हेन लोन इज रीपेड ऑन एवरेज ड्यू डेट। ऑन एवरेज ड्यू डेट तो बताओ फिर हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट की? ठीक है, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं भाई जब लोन रीपे हो रहा है एडीडी में एवरेज ड्यू डेट पे, तो सिंपल कहानी है, यहां पे कहानी सिंपल बना लो। 1 जनवरी 2015 को 10,000 रुपए का लोन लिया और एवरेज ड्यू डेट पे जब हम रीपे कर रहे हैं तो हम अलग अलग टुकड़ों में नहीं रीपे कर रहे, हम लोग एक डेट पे 1 जनवरी 2018 जो एवरेज ड्यू डेट हमने निकाली थी उस पे पूरा का पूरा 10,000 रुपए रीपे कर रहे हैं, है ना? तो सिंपल है भाई, 10,000 रुपए का पूरा लोन है,
2015 को 1 जनवरी 2015 को लोन ले रहे हैं और 1 जनवरी 2018 को लोन रीपे कर रहे हैं। तो सिंपल है, हम पूरे 10,000 रुपए पे 2015 से लेकर 18 तक यानी 3 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो यहां पे तो हमें अलग टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार में लोन ले रहे हैं और एक बार में लोन पे कर रहे हैं। तो जो डेट ऑफ लोन है और डेट ऑफ रीपेमेंट है उसके बीच में देख लो कितना टाइम है और इंटरेस्ट निकाल लो, सिंपल है। तो कितना इंटरेस्ट निकलेगा, आप बोलोगे बताओ भाई इंटरेस्ट क्या निकलेगा, तो पूरा का पूरा 10,000 का लोन है, 5% का इंटरेस्ट का रेट है, तो ये तो पर ईयर का इंटरेस्ट होगा, ये पर एनम 1 साल का इंटरेस्ट होगा। बट हम निकाल रहे हैं 3 साल का इंटरेस्ट, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बस निकाल लो कितना आ रहा है। तो ये जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 500 रुपए इंटू 3, दैट इज 1500 है ना। तो आप देख सकते हो दोनों केसेस में मेरा प्रूफ हो गया। जब मैंने लोन रीपे करा इंस्टॉलमेंट्स में, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तब भी मेरा टोटल इंटरेस्ट 1500 आया, और जब मैंने एवरेज ड्यू डेट पे लोन रीपे करा तब भी मेरा टोटल इंटरेस्ट 1500 ही आया। इसका मतलब ये प्रूफ हो गई बात कि भाई बिल्कुल ठीक बात है कि इंस्टेड ऑफ हम अलग अलग 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करने की जगह हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम एक साथ पूरा 10,000 का लोन 1 जनवरी 2018 को रीपे कर देंगे। इस केस में भी मेरा कोई भी इंटरेस्ट का फायदा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट सेम ही रह रहा है 1500 रुपए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज ड्यू डेट इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो इस पूरी डिस्कशन के माध्यम से और इस पूरे क्वेश्चन के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूरा कॉन्सेप्ट पकड़ सके होगे। अगर आपको स्टडी मटेरियल में जो पढ़ा लिखा हुआ है वो नहीं समझ आता, बल्कि मैं तो कहता हूं जरूरत ही नहीं पढ़ने का, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट यही है, यही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपका काम खत्म हो गया, राइट। तो ये था भाई इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जब रीपे होता है तब कैसे एवरेज ड्यू डेट निकलती है। सिमिलरली अब मैं दिखाता हूं आपको अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स के केस में आपको क्या करना होता है। अब हम लोग सीखते हैं अगर लोन रीपे जो होता है वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होता है तो हमको कैसे काम करना होता है। तो यहां भी आपको कुछ ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे जो एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हमने केस नंबर 1 में सीखी थी लास्ट लेक्चर में। तो मैं लिख लेता हूं पहले, हियर एडीडी इज कैलकुलेटेड using the formula as discussed in केस नंबर 1। तो लास्ट लेक्चर में जो केस नंबर 1 हमने डिस्कस किया था उसमें जैसे एडीडी की कैलकुलेशन होती थी वही काम यहां पे करना होता है। तो क्या फॉर्मूला था हमारा वहां एडीडी का? एडीडी इज इक्वल टू बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। यही फॉर्मूले से हमारा काम यहां पे चल जाएगा। यहां पे हम सिंपल एवरेज क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि यहां पे जो इंस्टॉलमेंट्स होगी वो अलग अलग अमाउंट की होगी, क्योंकि यहां पे अमाउंट हर साल अलग हो जाएगा। तो अगेन सेम फंडे से हमको यहां पे सिंपल एवरेज की जगह वेटेड एवरेज यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना सा इसमें है। तो फटाफट से इसके ऊपर भी आपके स्टडी मटेरियल पे एक क्वेश्चन दे रखा है, वो डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपनी कहानी को आगे बढ़ा देंगे। आप लोग देखना मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 6.98। 6.98 क्या कहता है इलस्ट्रेशन? ₹20,000 लेंट ऑन 1 जनवरी 2015। ₹20,000 lent on 1st January 2015 is repaid as follows. 2,500 on 1st January 2016, ₹5,500 on 1st January 2017, ₹3,000 on 1st January 18, 5,000 on 1st January 19 and 4,000 on 1st January 2020. Determine the average due date for settling all the above installments by a single payment. ठीक है, तो वही जो हमने सीखा था कि हम क्या चाहते हैं, हम एक ऐसी डेट निकालना चाहते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ ये अलग अलग अमाउंट अलग अलग डेट पे हम रीपे करें, हम सिंगल डेट पे टोटल अमाउंट एक साथ रीपे करना चाहते हैं। एंड कंप्यूट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। चलो, तो आप एक काम करना,
इससे पहले कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं, एक चीज आप और लिख लेना, जहां हमने ऊपर कॉन्सेप्ट लिखा वहां पे आप लिख लेना, हमें जो बेस डेट यहां पे लेनी होती है इस केस में, इंस्टॉलमेंट्स लोन रीपेमेंट के केस में हमेशा डेट ऑफ लोन को लेके चलना होता है। मैंने आई थिंक पहले भी लिखवा दिया था पिछले केस में भी, बट यहां पे भी आप लिख लेना कि बेस डेट का मतलब क्या है। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे कोई भी रैंडम डेट नहीं ले सकते, यहां पे डेट ऑफ लोन को ही बेस डेट लेना पड़ता है, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो डेट ऑफ लोन से लेके कैलकुलेट होता है, इसलिए हमको यहां पे बेस डेट हमेशा डेट ऑफ लोन लेके चलनी होती है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो सबसे पहले, क्योंकि हमने तरीका वही है जो हमने फर्स्ट केस में सीखा था, तो वही हम टेबल बना लेते हैं जो हम बनाते हैं जनरली एवरेज ड्यू डेट के केस में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सोल्यूशन में जो स्टडी मटेरियल के सोल्यूशन में उन्होंने कैलकुलेशन कर रखी है वो ईयर्स में कर रखी है, नहीं सॉरी मंथ्स में कर रखी है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मंथ्स में कैलकुलेशन करने से आंसर जो है वो बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट आएगा। जो मेरी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो बहुत अप्रोक्सीमेट फिगर आएगी। क्यों आएगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बेटर ही होगा कि हम नंबर ऑफ मंथ्स की जगह नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करें, तो उससे हमारी जो इंटरेस्ट की फाइनल फिगर आएगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो मैं क्या करूंगा, पहली बात यहाँ पे जो कैलकुलेशन करूंगा वो नंबर ऑफ डेज में करूंगा, मैं मंथ्स में नहीं करूंगा। ठीक है, तो करना मेरे साथ साथ तरीका वही है। तो क्या तरीका हमारा होता है, तो पहले लिखना टेकिंग, यहां तो मुझे पता ही है मेरे को डेट ऑफ लोन को बेस डेट लेना है, तो डेट ऑफ लोन दैट इज, क्या है डेट ऑफ लोन, 1 जनवरी 2015 एज बेस डेट। तो हम 1 जनवरी 2015 को बेस डेट लेके चल रहे हैं। तो अब टेबल बना लेते हैं, तो हमारी क्या क्या डेट्स दे रखी है लोन की। तो पहली है 1 जनवरी 2016, फिर है 1 जनवरी 2017, तो एक साल के गैप में 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2020। अमाउंट कितना कितना है, अमाउंट लिख लो लोन का, रीपेमेंट का। तो पहले साल हम 2500 रीपे करेंगे, फिर हम 5500 रीपे करेंगे, फिर हम 3000 रुपए रीपे करेंगे, फिर हम 5000 रुपए रीपे करेंगे, और फाइनली वी विल रीपे 4000 रुपीज ऑन 1 जनवरी 2020। अब मैंने जैसा कि बोला, मैं नंबर ऑफ डेज लेके चलूंगा बेस डेट से। तो यहां पे नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन बहुत सिंपल होने वाली है। क्यों, 1 जनवरी 2015 है और 1 जनवरी 2016 पे हमें आना है, तो हम क्या करेंगे, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज। हम 365 दिन लेके चलेंगे एक साल को। तो बहुत सिंपल है, तो 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2016 एक साल होता है, तो यहां पे कितने दिन आ जाएंगे, 365 डेज। फिर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2017 कितने होते हैं, 2 साल होते हैं, तो 2 साल मतलब 365 इंटू 2 दैट इज 730 डेज। ठीक है, फिर 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2018 3 साल होते हैं, तो 3 साल मतलब 365 इंटू 3, तो ये आ रहा है कितना, 1095। तो बस इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करते रहना। तो मैं जल्दी से कर लेता हूं, ये आएगा 1460, फिर आएगा 1825। ठीक है, तो ये हो गए मेरे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, अब आप ये हो सकता है बोलो कि सर 2016 तो लीप ईयर होता है, तो यहाँ 366 डेज लेना चाहिए। तो टेक्निकली यस, 1 जनवरी 2016 लीप ईयर होता है, 366 डेज होता है, बट हम कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, 365 डेज ही हम लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो फिर हमारा प्रोडक्ट आता है, तो प्रोडक्ट निकालो, थोड़ी बड़ी बड़ी फिगर जरूर आएगी बट कोई बात नहीं, आंसर ज्यादा एक्यूरेट होगा। जब कैलकुलेटर की सुविधा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी हमारी फिगर्स बड़ी भी हो जाती है तो हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर की सुविधा है, तो गलती होने की चांसेस कम है, बस केयरफुली करना है। तो 5500 इंटू 730, तो ये कितना आ रहा है, 40,15,000, 40,15,000। फिर 3000 इंटू 1095, तो कितना रहा ये, 32,85,000। फिर 5000 इंटू 1460, यार है 73 लैक्स। फिर
अच्छा थोड़ा मेरी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई, तो ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका ये है, और लास्ट हमारा हो गया 4000 इंटू 1825, ये कितना आ रहा है, ये भी 73 लाख आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ ठीक है, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं प्रोडक्ट का, तो ये कितना टोटल आ रहा है, प्लस 3285 प्लस 40 15 प्लस 9 12 500, तो इसका टोटल आ रहा है 2 करोड़ 28 lakhs 12,500। और अमाउंट का टोटल तो भाई लोन का ही आएगा, तो लोन का अमाउंट कितना है टोटल बता रहा क्या क्वेश्चन में, 20,000 है ना, तो ये तो 20,000 ही आना चाहिए। चेक कर लेना, वैसे 20,000 ही आएगा, 8 8 3 11 11 और 9 20, हाँ 20,000 ही आएगा। खत्म कहानी। एवरेज ड्यू डेट क्या है, हमारा फॉर्मूला है बेस डेट प्लस या माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट। मेरी बेस डेट मैंने कितनी लेकर चली हुई है, डेट ऑफ लोन यानी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है मेरा, 2 करोड़ 28 लाख 50 नहीं 2 करोड़ 28 लाख 12,500 12,500, और टोटल ऑफ अमाउंट हमारा 20,000 ही है। इधर आ जाते हैं, तो ये कितना आ रहा है, 1 जनवरी 2015 प्लस ये इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ रहा है, 1140.625 दिन, तो राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं, ये आएगा 1141 डेज। ठीक है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये आ रहा था 1140.625 डेज, तो ऊपर की तरफ मैंने राउंड ऑफ कर दिया 1141। इतनी कहानी मेरी खत्म हो गई। अब ये मेरा डेज में कितना आएगा, तो डेज में देखना है कितना आएगा, तो 1141 डेज है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं 1141 डिवाइडेड बाय 365, तो 3 साल तो पूरे कवर हो रहे हैं, 3 साल तो मेरे को दिख रहा है पूरे कवर हो रहे हैं, 3 साल तो मेरे पूरे कवर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो खत्म हो गए, तो मैं क्या कर रहा हूं 365 इंटू 3 माइनस 1141। ठीक है, तो 3 साल मेरे 2018 तक, 1 जनवरी 2018 तक पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, तो मैं 3 साल ले लेता हूं, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, 2018 तक मेरे 3 साल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मेरे 1141 को डिवाइड किया 365 से, तो 3 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आ रहा था, तो 3 साल तो मेरे पूरे पूरे हो ही रहे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2015 से 3 साल तो ऐड कर दो, तो 1 जनवरी 2018 आ ही जाता है, राइट। तो 365 इंटू 3 1095 डेज होते हैं, 3 साल के 1095 डेज होते हैं, तो 1095 डेज में से मैंने 1141 माइनस कर दिया, तो 1 जनवरी 2018 प्लस 46 डेज, मोटा मोटा प्लस 46 डेज, तो 1 जनवरी 2018 पे मैं 46 डेज ऐड कर देता हूं, तो ये कितना आ रहा है, तो 30 दिन जनवरी के हो गए, और फेब्रुवरी के कितना आ जाएंगे, 16 दिन आ जाएंगे, तो ये आ रहा है मेरा 16 फरवरी 2018। आई होप आप कैलकुलेशन समझ पाए होगे, थोड़ा सा समझदारी से काम करना है, थोड़ा सा हमें अपने लिए काम आसान करना है। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन करते तो आपकी इतनी टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं होती, लेकिन आंसर बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेट आता। आ भी रहा, आप देख लेना, ये मेरा एवरेज ड्यू डेट आ रहा है 16 फरवरी 2018, लेकिन आप सोल्यूशन में देखना उनका कितना एवरेज ड्यू डेट आ रहा है, एक बार देखना उनका सोल्यूशन में जो एवरेज ड्यू डेट आ रहा है वो आ रहा है 1 मार्च 2018। इतना गैप क्यों आ रहा है, इतना फर्क क्यों आ रहा है, सिंपल है, इनके नंबर ऑफ मंथ्स आए थे 37.5 मंथ्स, जिसको इन्होंने 38 मंथ्स में राउंड ऑफ कर दिया, इन्होंने पूरा आधा महीना राउंड ऑफ कर दिया, आप देख लो 0.5 राउंड ऑफ कर दिया, 0.5 डेज होता तो अलग बात है, वो कम होता, ये इन्होंने 0.5 मंथ्स राउंड ऑफ कर दिया आगे की तरफ, है ना, पूरा आधा महीना उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, इसलिए इतना हमारा फर्क आ रहा है आंसर में। ऑल्दो हमारा भी आंसर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट है, रीजन बीइंग एक तो हमने यहां पे भी राउंड ऑफ तो किया ही किया है, और इसके अलावा हमने लीप ईयर वाले दिन पे भी हमने 365 दिन ही लेके चले, तो थोड़ा सा हमारा भी अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, बट आर आंसर इज मोर एक्यूरेट,
हमारा आंसर मेरे हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एवरेज ड्यू डेट। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि भाई आप क्या निकालो, आप इंटरेस्ट की फिगर निकालो। तो भाई अब सिंपल है, सेम तरीका जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में, सॉरी पिछले क्वेश्चन में एवरेज ड्यू डेट के केस में, लोन जब हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट्स वाला केस था, उसमें एवरेज ड्यू डेट में मैंने जैसे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बताई थी, वही चीज है। तो अब यहां पे बात का खत्म क्या हो गई, हमारा डेट ऑफ लोन हो गई 20,000 का। कितना है डेट ऑफ लोन, 1 जनवरी 2015। और अभी हम पूरा का पूरा रीपे कर रहे हैं, डेट ऑफ रीपेमेंट। कौन सी डेट को रीपे कर रहे हैं हम लोग, 16 फरवरी 2018 को, 16 फरवरी 2018 को। तो हमको क्या करना है, पूरा का पूरा 20,000 हम एक साथ रीपे कर रहे हैं 16 फरवरी 2018 को। तो यानी कि हमको इस दिन से इस दिन के बीच का दिन देख लेना है कितने दिन है, और इस पे हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो ये दिन कितने हैं, दिन आपको दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो यही जो आए थे 1141 डेज, यही आएंगे 1141 डेज। तो हमें 1141 दिन का बेसिकली इंटरेस्ट निकालना है। तो बस अब इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, सिंपल है, 20,000 का लोन है इनटू कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट बता रखा है इन्होंने, 10% का, इंटू 10%। ठीक है, इंटू कितने दिन का इंटरेस्ट हम निकाल रहे हैं, 1141 दिन का, डिवाइडेड बाय कितने दिन से डिवाइड करेंगे, 365 डेज से, क्योंकि हमने दिन में गिनती कर रही है। तो एक दिन में, सॉरी एक साल में 365 दिन होते हैं, तो इसलिए हम लोग 365 से भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो अब मेरी जो फिगर आएगी इंटरेस्ट की, वो सही होनी चाहिए, 10% इंटू 1141 डिवाइड बाय 365। तो ये कितनी आ रही, 6252, मोटा मोटा 6252। और जो सोल्यूशन में स्टडी मटेरियल में आंसर दे रखा है, वो 6340 का उनका आंसर आ रहा है। तो आप देख सकते हो कितना इंटरेस्ट का फर्क आ गया, 90 रुपीज का इंटरेस्ट का मेरे ख्याल से फर्क आ गया। और 90 रुपीज कोई छोटा अमाउंट नहीं है, पूरे इंटरेस्ट की टोटलिटी में देखोगे तो कोई 90 रुपीज कोई बहुत छोटा अमाउंट नहीं है। इट इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस ड्यू टू राउंडिंग ऑफ। क्यों आ रहा है वो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, क्योंकि आधा महीना पूरा आगे की तरफ राउंड ऑफ किया गया था, इसलिए इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि मेरे को लगता है कि अगर आपको ज्यादा एक्यूरेट फिगर चाहिए तो हम लोगों को नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा, लेकिन इतनी कोई टेक्निकल कैलकुलेशन नहीं थी, इजीली हो गई। ठीक है, सो दिस इज माय फाइनल आंसर। और आप वही सेम वे में अगर इंस्टॉलमेंट्स में रीपे होता तो कैसे इंटरेस्ट बनता, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, वैसे करके आप आंसर देख सकते हो, वहां कितना इंटरेस्ट आ रहा है और हमारा इंटरेस्ट कितना क्लोज आ रहा है, ये आपको पता लग जाएगा। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पूरा केस नंबर 3 आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इन केस ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन। ठीक है, तो हमारे 3 केसेस हमारे कवर हो चुके हैं अभी तक। अब हमें फाइनली 4th केस में आना है एवरेज ड्यू डेट के, तो वो भी हम फटाफट से खत्म कर देते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए, अब आप लोग अपने रजिस्टर्स में फाइनल हेडिंग डालना, केस नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स यूजिंग एवरेज ड्यू डेट। तो अब हम यहां पे सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एवरेज ड्यू डेट के कॉन्सेप्ट को यूज करके पार्टनर्स के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली बात, इस केस में भी जो हमारा एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला होगा वो तो सेम ही होगा। क्या होगा सर, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। और जो यहां टोटल ऑफ अमाउंट है वो मतलब टोटल ऑफ ड्रॉइंग्स का जो अमाउंट होगा वो टोटल ऑफ अमाउंट आएगा। अभी दिखेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ आएगा। और यहां पे बस देखें, हम क्या ध्यान रखेंगे कि जो हम बेस डेट लेंगे हम वो लेंगे क्या सॉरी, हम बेस डेट यहां पे लेंगे अर्लीस्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, अब यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में बेसिकली यहां पे एवरेज ड्यू डेट का निकालने का क्या मतलब होता है, तो ये भी मैं लिखवा देता हूं आपको। व्हेन
अ पार्टनर, लिख लेना ये, ठीक है, तो याद रहेगा, जब पढ़ोगे तो आप लिंक कर पाओगे, तो लिख लो मेरे साथ साथ, मैं स्क्रीन फुल कर देता हूं। व्हेन अ पार्टनर हैज ड्रॉइंग्स at multiple dates, average due date of drawings is the single date, is the single date of total drawings such that interest on drawings remains the same, ठीक है। तो एवरेज ड्यू डेट का मतलब क्या है, यहां पे हम ड्राइंग्स का एवरेज ड्यू डेट निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई, जब पार्टनर्स अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि भाई इंस्टेड ऑफ सेम चीज, इंस्टेड ऑफ हम बोल रहे हैं कि पार्टनर अलग अलग डेट पे जो ड्रॉ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अलग अलग डेट पे ड्रॉ करने की जगह हम ये मान रहे हैं कि पार्टनर की जो टोटल ड्रॉइंग्स बन रही है वो एक पर्टिकुलर सिंगल डेट पे बन रही है, सच दैट देयर इज नो चेंज इन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के अमाउंट में चेंज नहीं होना चाहिए, वो सेम ही आना चाहिए। यानी कि जब हम अलग अलग डेट पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे और जब एवरेज ड्यू डेट पे हम ड्राइंग्स की इंटरेस्ट निकालेंगे, वो दोनों सेम आना चाहिए। अभी क्वेश्चन की हेल्प से इसको देखते हैं कि क्या मतलब है इसका, एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो हम फटाफट से एक काम करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि यहां पे हमको कैसे एवरेज ड्यू डेट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। अब आप लोग करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 करेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बाद मेरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो इसको आप लोग मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 6.99, ठीक है। चलिए तो पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी, टू पार्टनर्स ऑफ अ फर्म हैव ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फ्रॉम द फर्म इन द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हो रहा है, उस साल अब बेसिकली दो पार्टनर्स की आपको ड्राइंग्स बता रखी है। तो देखना ड्राइंग्स कैसे बता रखी है, तो दोनों पार्टनर्स ये रहे, ए और बी, और इनकी आपको अलग अलग डेट पे ड्राइंग्स बता रखी है। देखो अलग अलग डेट्स पे दोनों भी पार्टनर्स की ड्राइंग्स बता रखी है। क्वेश्चन क्या था आपसे, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज चार्ज्ड ऑन ऑल ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का आपको रेट बता दिया। फिर कहता है कैलकुलेट इंटरेस्ट चार्जेबल यूजिंग ऑर्डिनरी सिस्टम एंड एवरेज ड्यू डेट सिस्टम। अज्यूम 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, एनी फ्रैक्शन ऑफ डेज शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन ऑफ दिन आता है तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। तो देखो आपको एवरेज ड्यू डेट से तो निकालना ही, वो तो हम सीख ही रहे हैं यहाँ पे, तो वो हम सीख लेंगे। लेकिन पहले वो आपसे कह रहा है कि ऑर्डिनरी सिस्टम में निकालो कि आप कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे। तो ऑर्डिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि आप जिस प्रकार से क्लास 12th में आप अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते थे, उस प्रकार से आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहां पे निकालनी। अब आप बोलोगे सर हमको याद नहीं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालते थे, क्या है, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, मैं सब याद दिला दूंगा, आपको आराम से सब याद आएगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ते थे, अगर आप, मैं आपको एक बार छोटी छोटी चीजें रिकॉल करवा देता हूं। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ते थे, निकालना सीखते थे 12th क्लास में, तो हम पहले ड्राइंग्स को दो कैटेगरीज में बांटते थे। हम बोलते थे ड्राइंग्स या तो रेगुलर ड्राइंग्स हो सकती है या इररेगुलर ड्राइंग्स हो सकती है। रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होती थी जिसमें बेसिकली अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स और टाइम गैप बिटवीन टू ड्राइंग्स दोनों भी चीजें कांस्टेंट रहती थी। और इररेगुलर ड्राइंग्स क्या होती थी, वो सिंपल है, अगर कोई ड्राइंग्स रेगुलर नहीं है तो वो इररेगुलर हो जाती थी। रेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम लोग एवरेज पीरियड मेथड यूज करते थे, और इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में हम दो मेथड सीखते थे। एक को हम बोलते थे सिंपल मेथड और दूसरे को हम बोलते थे प्रोडक्ट मेथड। वहां हम लोग, या मेरे से अगर आप लोग पढ़े होगे तो मैं ये बताया करता था
कि अगर आपकी नंबर ऑफ ड्राइंग्स बहुत सारी दे रखी हैं, कई सारी 3-4 ड्राइंग्स दे रखी है पार्टनर की, तो बेटर ये रहता है कि हम प्रोडक्ट मेथड यूज करें, अन्यथा हम लोग सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी हमने पढ़ा था कि भाई सिंपल मेथड से चाहे आप निकाल लो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इररेगुलर ड्राइंग्स के केस में तो आपके दोनों भी मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सेम आते थे। अब एक बार इस क्वेश्चन में देखना, पहले आप आइडेंटिफाई करो कि या क्या यहाँ रेगुलर ड्राइंग्स है कि इररेगुलर ड्राइंग्स है। तो पहले तो भाई मैं आपको ये बता देता हूं, अगर आपका एवरेज पीरियड का क्वेश्चन में, मतलब एवरेज पीरियड के कॉन्सेप्ट में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पूछेगा तो रेगुलर ड्राइंग्स तो आपसे पूछेगा ही नहीं, क्योंकि रेगुलर ड्राइंग्स होगा तो एवरेज पीरियड मेथड यूज करके आप एज इट इज एक लाइन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल सकते हो। तो वहां पे एवरेज पीरियड मेथड यूज करने का या एवरेज ड्यू डेट का फंडा यूज करने का कोई पर्पस ही नहीं बच जाता। तो एवरेज ड्यू डेट के केस में हमारे पास जो ड्राइंग्स होगी वो इरेगुलर ही होगी, और आप वो चेक भी कर सकते हो। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स देखो अलग अलग है सारी, और गैप भी जो है दोनों ड्राइंग्स के बीच में वो भी अलग अलग है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स है। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ड्राइंग्स काफी सारी है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम ऑर्डिनरी सिस्टम में जब कैलकुलेट करेंगे तो हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। अब आप बोलोगे सर हमें याद नहीं प्रोडक्ट मेथड क्या होता था, तो डोंट वरी, आपको अभी याद आ जाएगा, सब चीजें याद आ जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं। तो हम लोग पहले ऑर्डिनरी सिस्टम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। ऑर्डिनरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं, यहां पे प्रोडक्ट मेथड का एप्लीकेशन करूं, प्रोडक्ट मेथड का एप्लीकेशन करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग को अपने पास क्वेश्चन खोल के रखना। तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड में कैसे निकालते थे, तो हम लोग पहले लिखते थे डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स लेते थे, फिर हम लिखते थे नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ड्राइंग्स टू ईयर एंड, है ना, कितने दिनों या कितने महीनों के लिए ड्राइंग्स हुई वो हम निकालते थे। बेसिकली डेट ऑफ ड्राइंग से लेके ईयर एंड तक कितना टाइम आ रहा है, कितने महीने आ रहे हैं वो लेते थे, ठीक है। 12th में तो हम महीने लेते थे, क्योंकि वहां पे हमें कैलकुलेटर वगैरह कुछ अलाउ नहीं होता था, तो हम लोग महीने लेके चलते थे। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे नंबर ऑफ डेज लेके चलूंगा, नंबर ऑफ डेज टिल ईयर एंड का बोला 31 मार्च 2020, ठीक है। और फिर हम प्रोडक्ट लेते थे। प्रोडक्ट क्या होता था, बेसिकली कुछ नहीं होता था, ड्राइंग्स अगर ए है, नंबर ऑफ मंथ्स या डेज जो भी बोलो वो बी है, तो प्रोडक्ट हो गया ए इंटू बी, ठीक है। अब आप सोल्यूशन में देखोगे तो आपको दिखेगा कि ए के केस में, ये मैं ए का निकाल रहा हूं, ठीक है। चलो ये मैं यहां लिखना भूल गया, तो मैं ए की बात कर रहा हूं, पार्टनर ए के लिए हम पहले निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आप सोल्यूशन में देखोगे तो उन्होंने पार्टनर ए के केस में नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन कर रखी है, और पार्टनर बी के लिए उन्होंने नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन कर रखी है। मैं क्या करूंगा, मैं दोनों भी पार्टनर्स के लिए नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करूंगा। पहला रीजन तो सेम है, वही कि हमारा आंसर ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, और नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन अगर हम रखेंगे हर केस में तो एक हमारी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। तो आई वुड ऑल्सो एडवाइस कि आप जो भी कैलकुलेशन करो यहाँ पे वो नंबर ऑफ डेज में ही करके चलना। आईसीआई ने नंबर ऑफ डेज में करना चाहिए था, बट उन्होंने थोड़ा शॉर्टकट मार दिया है, उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन कर दिया ए के केस में। इवन एवरेज ड्यू डेट के कैलकुलेशन भी उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स ही ले रखा है, बट हम लोग नंबर ऑफ डेज लेके ही चलेंगे। चलो, तो पार्टनर ए की मैं बात करता हूं। तो पहली ड्रॉइंग्स दे रखी है 1 जुलाई 2019 है ना, साल खत्म हो रहा है 2020 को, तो ये 2019 ही हुआ। फिर दे रखी है 30 सितंबर 2019, फिर दे रखा 1 नवंबर 2019, और फाइनली 28 फरवरी 2019। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स कितनी कितनी बता रखी है, 500, 800, 1000 और 400, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी करनी है जैसे मैंने आपको सिखाई है, एवरेज ड्यू डेट के जैसा हम करते हैं बिल्कुल वैसी करनी है। तो देख लो, हमें 1 जुलाई से 31 मार्च की नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है, तो जुलाई में कितने 30 दिन आ रहे हैं, और फिर अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी भी 31, फरवरी में 28 ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला हुआ है कि 365 दिन लेके हमें चलने हैं साल के, और फाइनली 31 मार्च तक मेरे 273 डेज आ रहे हैं, 273 डेज। ठीक है, तो ये आ रहा है 273 डेज। इसी प्रकार से मैं सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं। फिर 30 सितंबर से लेके तो अक्टूबर के 31 दिन,
नवंबर के 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के 31 दिन, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 31 दिन, तो यार है 182 डेज। फिर 1 नवंबर से ले लो तो 29 दिन नवंबर के, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31, तो यार है 150। और 28 फरवरी से तो बस 31 मार्च के दिन लेने हैं, तो बस 31 मार्च। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया आपके नंबर ऑफ डेज, बिल्कुल वैसे कैलकुलेट किया नंबर ऑफ डेज जैसे मैं एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन में करता हूं, तो वो आपको उम्मीद है अब तक आ गया होगा। अब प्रोडक्ट निकालते चलो, तो ये आ रहा है 136,500, फिर 800 इंटू 182, तो यार है 145,600, फिर 1000 इंटू 150, तो ये तो 1.5 लाख आएगा, और फिर 400 इंटू 31, तो ये कितना आएगा 12,400। ठीक है, अब प्रोडक्ट का टोटल करते हैं, तो ये भी टोटल कर लेते हैं, 145,600 प्लस 150 प्लस 12,400, तो यार है 444,500। ठीक है, अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन करता कैसा था, तो हम यहां लेते थे टोटल प्रोडक्ट, या टोटल ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट लेते थे इंटू रेट अपॉन 100 करते थे। और 12th में हमें जनरली क्या 12th में हमें 1/12 करने की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन होती थी, हमें मंथ्स में लेना होता था। बट क्योंकि हमने यहाँ नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करी है, तो मैं यहाँ 1/365 लूंगा। बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो कर लो 444,500 इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना बताया हुआ था क्वेश्चन में 6% का, इंटू 1/365, तो ये कितना आ रहा है हमारा, तो ये आ रहा है 73 पॉइंट समथिंग। अब हमारा बुक से मैच करेगा नहीं मेरे ख्याल से, रीजन में हमने कैलकुलेशन नंबर ऑफ डेज में कर रखी है, कोई बात 73.068 करके आ रहा है, तो मैं 73.07 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 444,500 इंटू 6% डिवाइड बाय 365। यस, ठीक है। अब ये तो एक ही बात हुई, सेम काम बी के लिए भी करो, बी के लिए भी कर लेते हैं सेम काम, तो वही डेट हो गया, ड्राइंग्स का अमाउंट हो गया, नंबर ऑफ मंथ्स हो गया, सॉरी नंबर ऑफ डेज लेना हमको, नंबर ऑफ डेज हो गया, और फिर आपका प्रोडक्ट हो गया। तो ले लो भाई फिगर सारी, तो बी में 12 जून 2019, 11 अगस्त 2019, 9 फरवरी 2020, 7 मार्च 2020। अमाउंट कितना कितना है, 1000, 500, 400, 900। ठीक है, आ जाओ जी गिनते हैं। तो जून में वही 30 दिन होते हैं, 12 हटा दिया तो बच गए 18, तो 18 दिन जून के, फिर जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। तो यह कितना आ रहा है 292, यह आ रहा है 292। एनीवे चलिए, सिमिलरली अगस्त में देख लो, 31 में से 11 गए तो बच गए 20 दिन अगस्त के हो गए, फिर सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28, मार्च के 31। तो दिस इज 232। उसके बाद 9 फरवरी से देख लो, तो 28 दिन फरवरी के होते हैं, -9 हटा दो तो बच गए 19 दिन फरवरी के, मार्च के 31, तो यार है 50 डेज, और 31 -7 तो यार है 24 डेज मार्च के। देखिए फरवरी में दोबारा से बोल रहा हूं, अब हो सकता है कुछ बच्चे बोले कि सर 2020 में फरवरी में 29 दिन होने चाहिए, बट मैं 28 दिन ही गिनूंगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने क्लियरली बोला है कि एक साल में आप 365 दिन मानो, दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स आप इसको नॉन लीप ईयर की तरह ही ट्रीट करो, राइट। चलिए प्रोडक्ट निकालो, ये आ गया 2,92,000, फिर 232 इंटू 500, ये आ रहा है कितना 1,16,000, फिर 400 इंटू 50 ये आ रहा है 20,000,
फिर 900 इंटू 24 यार 21,600। टोटल कितना हो गया प्रोडक्ट का? प्लस 20,000 प्लस 1,16,000 प्लस 292 यार है 449,600। 449,600। तो अब वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का सेम फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट तो 449,600 इंटू रेट अपॉन 100, रेट कितना है 6%, इंटू अगेन यहाँ पे मैं 1/365 लूंगा। तो ये कितना आ रहा है इंटू 6% डिवाइड बाय, एक मिनट, 449,600 इंटू 6% डिवाइड बाय 365। तो ये कितना आ रहा है 73.906 समथिंग करके आ रहा है। तो मैं राउंड ऑफ करके ले लेता हूं 73.91। 73.91 और ये हमारा मैच करेगा, ये मेरे ख्याल से हमारा मैच करेगा। रीजन बीइंग क्योंकि आईसीआई ने पार्टनर बी के केस में डेज में कैलकुलेशन करी है, तो पार्टनर बी के केस में हमारी सारी चीजें मैच करेगी। बस पार्टनर ए में थोड़ा सा फर्क आएगा क्योंकि मैं पार्टनर ए में भी नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन करा रहा हूं। तो ये हो गई मेरी ऑर्डिनरी सिस्टम में कैलकुलेशन खत्म। अब सवाल उठा एवरेज ड्यू डेट में कैसे करना है, तो आ जाओ जी। एवरेज ड्यू डेट सिस्टम, तो पहले आपको एवरेज ड्यू डेट निकालना होगा। तो पहले हम ए की बात करते हैं। तो एवरेज ड्यू डेट वही सेम जैसे हमने सीखा है वही निकालेंगे। तो बेस डेट क्या लेके चलेंगे हम यहाँ पे ए के केस में? तो बेस डेट कितना ले रहे हैं भाई हम लोग? फर्स्ट डेट ऑफ ड्रॉइंग यानी 1 जुलाई 2019 को। तो बस डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट, बस। तो ले लो 1 जुलाई 2019, 30 सितंबर 2019, 1 नवंबर 2019, 28 फरवरी 2020। अमाउंट भी लिख लेता हूं 500, 800, 1000 और 400। तो नंबर ऑफ बेस डेट फ्रॉम नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, तो यहां तो 0 है, हमने 1 जुलाई को यहां पे ले रखा है। अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूं इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो। आप ये यहां पे ये नहीं बोल सकते कि पार्टनर ए और पार्टनर बी दोनों का टेबल बनाओ सर, और दोनों का टेबल बना के एक साथ देखो कि बेस डेट क्या लेना है ना। मतलब जैसे हमने केस 2 में सीखा था इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन के केस में, ये इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन नहीं है। इवन दो हम यहाँ पे दो पार्टनर्स की कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट इंटर पार्टी ट्रांजेक्शन। यहाँ ए और बी आपस में ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे, ए और बी तो फर्म से ड्रॉइंग्स कर रहे हैं। तो ए और बी का अलग अलग हम केस लेके चलेंगे एवरेज ड्यू डेट निकालते हुए, ठीक है। तो बेसिकली ये समझ लो कि केस 1 जो हम कर रहे हैं, केस 1 के 2 पार्ट्स हो रहे हैं, मतलब केस 1 के 2 क्वेश्चन है। यहाँ पे केस 1 के 2 क्वेश्चन है, एक ए का क्वेश्चन है, एक बी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों सेपरेट कैलकुलेशन चलेगी और ए और बी की, ठीक है। तो यहां पे आप लोग इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन की तरह करने की कोशिश मत करना, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए कमिंग बैक टू माय कैलकुलेशंस, तो आ जाओ जी। तो करो 1 जुलाई मेरी बेस डेट है, तो अब 30 सितंबर तक कितना होगा? तो जुलाई के 31 दिन हो गए, अगस्त के 31 दिन हो गए और सितंबर के 30 दिन हो गए। तो ये हो गया 91, ठीक है। यहां पे सोल्यूशन में जो स्टडी मटेरियल के सोल्यूशन है उसमें मैं दोबारा बोल रहा हूं, एवरेज ड्यू डेट की कैलकुलेशन में भी उन्होंने नंबर ऑफ मंथ्स में मेरे ख्याल से कैलकुलेशन कर रखी है, बट हम करेंगे नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेशन। तो ये हो गया 91। अब आगे देखो, तो 30 दिन जुलाई के, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज और अक्टूबर के 31 डेज और नवंबर के 1 डे। तो ये आ रहा है 123। फिर 30 दिन जुलाई के, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के भी 31 डेज और फरवरी के 28 डेज। तो यार है 242। बस अब प्रोडक्ट निकालो, तो यहां तो 0 आएगा, यहां 800 इंटू 91 यार है 72,800, यार है 1,23,000 और यार है 400 इंटू 242 दैट इज 96,800। टोटल कर लेना प्रोडक्ट का
123 इसमें ऐड करो प्लस 72 800, तो यार है 292 600। अमाउंट का टोटल कितना आ रहा है? 500 प्लस 1800 प्लस 400, यार है 2700। बस अब एवरेज ड्यू डेट निकालो पहले। एवरेज ड्यू डेट कितनी आएगी? बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ अमाउंट। तो बेस डेट कितनी ले रखी है हमने? 1 जुलाई ले रखी है, तो 1 जुलाई 2019 प्लस 292 600 डिवाइडेड बाय 2700। तो ये कितना आ रहा है? 292 600 डिवाइड बाय 2700। तो ये कितना हो गया? 1 जुलाई 2019 प्लस 108.37 करके आ रहा है। ठीक है, बट क्वेश्चन ने क्लियरली क्या बोला था कि जो भी डेसिमल में डेज आए उसको इग्नोर कर देना, तो इसको हम लोग 108 डेज लेके चलेंगे। तो बस 108 दिन ऐड कर दो। अब फिर से करते हैं कैलकुलेशन। तो 30 दिन जुलाई के हो गए, अगस्त के 31 दिन हो गए, सितंबर के 30 दिन हो गए। तो सितंबर एंड तक मेरे 91 डेज आ रहे हैं। सितंबर एंड तक मेरे 91 डेज आ रहे हैं। मुझे 108 पे जाना है, तो सितंबर एंड तक क्योंकि 91 आ गया, तो मुझे अंदाजा लग गया कि मेरा अक्टूबर में चला जाएगा। तो 91 में से 108 माइनस कर दूंगा, तो ये बेसिकली आ रहा है 17 अक्टूबर। तो एक बार मैं ऐसे ही चेक कर रहा हूं मेरे, अरे वाह, हमारा आंसर मैच हो गया। चलो वेरी गुड, ये तो अच्छी बात हो गई। तो ये आ गया 17 अक्टूबर 2019 एवरेज ड्यू डेट। ठीक है, तो मजे की बात यह है कि आईसीआई ने नंबर ऑफ मंथ्स में कैलकुलेशन करी थी, उसके बावजूद भी हमारा ये एग्जैक्टली मैच हो गया। तो चलो, ये तो फिर इससे अच्छी बात तो कुछ भी नहीं हो सकती। अब देखना, अब इसका मतलब देखो क्या है। इसका मतलब यह है कि जब हमने 17 अक्टूबर की एवरेज ड्यू डेट निकाल ली, तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई टोटल 2700 रुपए की ड्रॉइंग्स हमने ऐसा मानो कि 17 अक्टूबर को करिए। बस एक बार साल में ड्रॉइंग्स करिए, वो भी 17 अक्टूबर को। अब इसको फंडे को यूज करके आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो। हम ये मान रहे कि इंस्टेड ऑफ अलग अलग दिन में ड्रॉइंग्स करने की जगह, अलग अलग अमाउंट की ड्रॉइंग्स करने की जगह, हम टोटल 2700 की ड्रॉइंग्स एक डेट पे कर रहे हैं, 17 अक्टूबर को। तो यहां पे अगर मैं आपसे बोलूंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखो सर, 17 अक्टूबर को ड्रॉइंग्स कर रहे हैं, 31 तारीख को साल खत्म हो रहा है, तो 17 अक्टूबर से 31 तारीख के दिन का बीच का जो भी गैप है, उतने दिनों का आप लोग इंटरेस्ट निकाल लो। तो हम क्या बोलेंगे? टोटल ड्रॉइंग से मेरी कितनी? 2700 रुपए की। इंटरेस्ट रेट है 6%, और कितने दिनों का हम लोग निकाल लेंगे? तो ये निकाल लेते हैं 17 अक्टूबर से 31 माइनस 17, तो 14 दिन हो गए अक्टूबर के, प्लस नवंबर के 30 दिन, प्लस अक्टूबर के 31 दिन, प्लस नवंबर के 30 दिन, सॉरी मैं दोबारा से कर लेता हूँ। 31 अक्टूबर, तो 14 दिन अक्टूबर के थे, फिर नवंबर के 30 डेज, फिर दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज, और मार्च के 31 डेज। तो यार है 165 डिवाइडेड बाय 365, क्योंकि ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट दे रखा है। तो इसको जरा सॉल्व करके देखते कितना आ रहा है। 2700 इंटू 6% इंटू 165 डिवाइड बाय 365। तो देखो ये आ रहा है 73.23, 73.23 लगभग आ रहा है। आप एक बार जरा इसको कंपेयर करना, तो एक केस में हमारा एवरेज ड्यू डेट मेथड यूज करके, एवरेज ड्यू डेट वाला फंडा यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बन रहा है 73.23 का, और जब हमने ऑर्डिनरी सिस्टम में निकाला था उसमें हमारा आ रहा था 73.07। अब आप बोलोगे सर अलग अलग आ रहा है, यानी हमने कुछ गलत किया है। तो यहां हमने कुछ गलत नहीं किया है। अलग आने का रीजन सिर्फ मैं बता देता हूं, सिंपल रीजन क्या है। वो रीजन है यहां पे छुपा हुआ, यहां हमने राउंडिंग ऑफ कर रखी है। तो इस राउंडिंग ऑफ की वजह से थोड़ा सा फर्क हमारा आ रहा है आंसर का, बट आर आंसर इज करेक्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, तो पहले तो आपको परेशान नहीं होना कि एग्जैक्ट सेम नहीं आ रहा। एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रहा सेम? क्योंकि राउंडिंग ऑफ का फर्क है। सिमिलरली बी के केस में करना। अब बी के केस में निकालना एवरेज ड्यू डेट, तो भाई वही निकलेगा। भाई मैं लिख लिख के बोर हो गया अब तो। डेट, रुपीस, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और प्रोडक्ट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
तो इसकी क्या क्या डेट दे रखी थी, तो यहां पे 12 जून 2019, 11 अगस्त 2019, 9 फरवरी 2020 और फिर 7 मार्च 2020। अच्छा, अब यहां पे आप कितना बेस डेट लेके चलोगे, तो यहां पे हम लोग ये बेस डेट लेके चलेंगे, अर्लीस्ट डेट बेसिकली। तो यहां पे मैं लिख देता हूं हमारी बेस डेट कितनी है, 12 जून 2019। अमाउंट भी लिख लो, अमाउंट क्या क्या दे रखे हैं, 1000, 500, 400 और 900। तो ये आ रहा है 2800, टोटल मेरे ख्याल से आ रहा है 2800। 2800। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज ले लेते हैं, तो यहां तो 0 होगा, तो ये तो मैं लिख लेता हूं। अब देखना शुरू करो, तो जून के कितने दिन हो गए, 18 दिन जून के, जुलाई के 31 दिन और 11 दिन अगस्त के, तो ये आ रहा है 60। फिर जून के 18 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31 और 9 दिन फरवरी के, तो ये आ रहा है 242। फिर जून के 18 दिन, जुलाई 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 7 दिन, तो ये कितना आ रहा है 268। तो बस अब प्रोडक्ट निकाल लो, तो ये आ रहा है 30,000, फिर 400 इंटू 242, ये आ रहा है 96,800, फिर 900 इंटू 268, तो ये आ रहा है 241,200। टोटल आप प्रोडक्ट कितना आ रहा है 96,800 प्लस 30,000, तो ये आ रहा है 3,68,000। अब एवरेज ड्यू डेट निकाल लो, एवरेज ड्यू डेट कितनी आ गई, तो बेस डेट कितनी ले रखी है हमने, 12 जून, तो 12 जून 2019 प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 3,68,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट 2,800। तो सॉल्व कर लेते हैं, यह आएगा कितना, 12 जून 2019 प्लस 368 डिवाइड बाय 2,800। तो अगेन यहाँ पे कितना आ रहा है 131.428 करके कुछ आ रहा है। तो हमें क्वेश्चन ने क्लियरली बोल रखा है कि डेसिमल ऑफ डेज को हमें इग्नोर करना है, तो 131 डेज राउंड ऑफ करके यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे भी देखो राउंडिंग ऑफ हो गई है, तो यहाँ पे भी क्लियर है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा, लेकिन तरीका सही है हमारा। चलिए, अच्छा डेट बनेगी कितनी, तो 18 दिन जून के, 31 दिन जुलाई के, अगस्त के 31 दिन, अक्टूबर के सितंबर के 30 डेज प्लस अक्टूबर के 31 दिन, मैं दोबारा कर रहा हूं, मैं जून के 18 दिन, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, तो 110 आ गया सितंबर एंड तक। सितंबर एंड तक मेरा 110 आ गया टोटल, हमें जाना है 131 पे। तो जब सितंबर एंड तक 110 आ गया, तो मुझे अंदाजा लग गया कि मेरा नेक्स्ट मंथ पे 131 चला जाएगा। तो 131 माइनस कर देता हूं, तो ये कितना आ रहा है 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर आ रहा है 2019। दिस इज माई एवरेज ड्यू डेट। अगेन इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ हम बोले कि भाई अलग अलग दिन पे हमने ये ड्राइंग कर रखी है, हम एक एवरेज ड्यू डेट हमने निकाल लिया, तो हम बोल रहे हैं ऐसा मानो कि 2800 रुपए हमने टोटल 2800 रुपए हमने साल में इस डेट पे एक बार ड्रॉ करें। इसका बोलने का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं 2800 रुपए मैंने 21 अक्टूबर को ड्रॉ करें और मैं आपसे बोलूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालो, तो आप क्या बोलोगे, सर सिंपल है, 21 अक्टूबर को अगर आपने ड्रॉइंग्स करी है तो 21 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कर लो। तो कितने दिन आएंगे, तो लिख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स कितनी है 2800, रेट है 6%, इनटू कितने दिन आएंगे ये, तो निकाल लेता हूं 10 दिन अक्टूबर के आ रहे हैं, नवंबर के 30 डेज, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। तो ये कितने दिन आ रहे हैं 161 डेज। तो हम 161 दिन का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये आएगा 2800 इंटू 6% इंटू 161 डिवाइड बाई 365।
तो ये कितना आ रहा है 74.10 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पे भी सेम बात है, आप बोलोगे सर देखो एवरेज ड्यू डेट लगाया तो 74.1 आया, ऑर्डिनरी सिस्टम में 73.91 आया था, थोड़ा सा फर्क आ रहा है। तो वो फर्क क्यों आ रहा है, मैंने पहले ही बता दिया था। फर्क इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पे हमने डेज को थोड़ा राउंडिंग ऑफ करी थी, डेज की राउंडिंग ऑफ करी थी, इस वजह से यहां पे थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि एवरेज ड्यू डेट यूज करके किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो हमारा चैप्टर खत्म, मैंने सब कुछ करा दिया। अब आपका काम बच गया क्या, ऑफ कोर्स रिमेनिंग जो भी क्वेश्चंस रह गए आपके स्टडी मटेरियल के, ज्यादा नहीं रहे होंगे पर जितने भी रह गए उतने आपको करने हैं खुद से खुद। क्या हो गया ये, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो ये आपको एक तो करना है खत्म। और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको इजी लगा होगा। मैंने पहले भी बोला था इस चैप्टर में सारा खेल है डेज की कैलकुलेशन करने का। अगर आपने वो कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस कर ली, बाकी तो फिर आप काम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम एक और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।